चलिए आज की नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। और आपको पता है कि हम लोग जो है वीडियो नंबर आज 14 नंबर का शुरू कर रहे हैं। कितने नंबर का वीडियो है? 14 नंबर। और 14 नंबर वीडियो का मतलब है 1400 क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। हर एक वीडियो में 100 प्रश्न करते हैं। थियोरिकल कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए, सारे आपको क्लियर करेगा। मैं एमसीक्यू इसीलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू ऐसी आदत है जो आपके सामने आएगा तो बना देंगे, अगर नहीं आएगा तो आप सोचेंगे भी नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। समझ गए ना? तो एग्जैक्ट अगर आप चाहते हैं कि किस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आंसर क्या है, तो उसके लिए आप थियोरिकल पढ़िए, जो कि मैं करा रहा हूँ, तो बेहतर है। इससे दिमाग आपके खुलेंगे, नॉलेज बढ़ेंगे, आप सोचेंगे चीज़ों को। एमसीक्यू से लोग सोचता नहीं है, सीधा आ रहा है टिक मारा, नहीं आ रहा है छोड़ दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आज हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। नर्सिंग प्रोफेशन में कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब है? अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना हो, एएनएम के ग्रुप में, जहाँ पे मैं ये सारे वीडियो कराने के बाद पीडीएफ डाल देता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? तो कॉन्फिडेंशियली का मतलब होता है कि रोगी के जानकारियों को, जो निजी जानकारी होता है, उसको सुरक्षित रखना, गुप्त जानकारियों को किसी के साथ साझा नहीं करना, यही कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें गुप्त होती हैं, जो किसी दूसरे को, सबको साथ साझा नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं ना? आगे है, यहाँ पे क्वेश्चन है, नर्सिंग में डेलीगेशन के लिए कौन से नियम महत्वपूर्ण है? डेलीगेशन के मतलब समझा दिए थे कि अपने कामों को दूसरों को सौंपना। अब डेलीगेशन के लिए कौन से नियम महत्वपूर्ण होते हैं? तो डेलीगेशन के लिए कार्य का उपयुक्त चयन, कार्यकर्ताओं की योग्यता और जवाबदेही। यानी आप अपने कामों को किसी दूसरे पर सौंपते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कार्य का उपयुक्त चयन, कौन से कार्य आप किसी को देंगे। दूसरी चीज़ें, आप जिसको देंगे उनकी योग्यता क्या है, क्या वो उस काम को कर पाएंगे या नहीं। और क्या जवाबदेही इनके प्रति क्या होगा, अगर किसी को आप काम सौंपते हैं तो क्या वो जवाबदेही वाला व्यक्ति है या नहीं है, या काम देंगे तो पता चलेगा कि वो ठीक ढंग से करेगा भी नहीं करेगा। तो डेलीगेशन में चयन, कार्य की उपयुक्तता की चयन, कार्यकर्ता की योग्यता और जवाबदेही, ये सब चीज़ों ध्यान में रखकर हम अपनी कामों को दूसरों को सौंपते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है नियम। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेशर अल्सर किस कारण होता है? प्रेशर यानी बिस्तरी घाव में जो दबाव वाला अल्सर होता है, किस कारण होता है? तो लंबी अवधि तक दबाव पड़ने से त्वचा और ऊतक क्षति हो जाता है। मान गए कोई मरीज है, लंबे समय तक एक ही करवट पर, एक ही स्थिति में लेटा है, तो वहाँ पे त्वचा और ऊतक का क्षति पहुँचता है, जिससे घाव हो जाता है दबाव पड़ने से। आगे है, नर्सिंग में एम्पैथी का क्या महत्व है? एक क्वेश्चन स्टाफ नर्स में पूछा था अब की बार। तो एम्पैथी का मतलब होता है रोगी की भावनाओं को समझना और सहानुभूति दिखाना। एम्पैथी का क्या मतलब होता है कि रोगी के भावनाओं को समझना और सहानुभूति दिखाना उसके प्रति। ठीक है? टीबी रोग के रोगाणुओं का नाम क्या है? तो टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है? आगे क्वेश्चन है, नर्सिंग में क्रॉस इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण का एक रोगी से दूसरे रोगी में स्थानांतरण होना। क्रॉस मतलब एक से दूसरे में ट्रांसमिशन होना, यही क्रॉस इन्फेक्शन होता है। ठीक है? नर्सिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है? यानी नर्सिंग में अगर आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का क्या मतलब होता है? तो सभी रोगियों के लिए हाथ धोना, पीपीई का उपयोग करना और सुई कटर का सही निपटान करना। यानी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि अलग अलग मरीजों को जब हम देखते हैं तो सबके लिए हैंड वॉशिंग करके देखेंगे, पीपीई का उपयोग करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है इसका उपयोग करेंगे, और जो भी सीव कैथेटर ये सब निकलता है उसका सही तरीक़ा से डिस्पोज करेंगे, ताकि वो जो है स्वच्छता बना रहे, इन्फेक्शन ना हो। ठीक है? आगे है,
नर्सिंग में हेल्थ असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? तो नर्सिंग में स्वास्थ्य आकलन का उद्देश्य क्या है? रोगी की समग्र स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करना। हेल्थ असेसमेंट का मतलब होता है कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना या रोगी में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसके बारे में जानना, यही हेल्थ असेसमेंट होता है। समझ रहे हैं? बच्चों में पोलियो के लक्षण क्या होते हैं? तो बच्चों में पोलियो के लक्षण होते हैं कि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाते हैं और हाथ पैर में सुन्नपन, कमजोरी, वीकनेस, लकवा आ जाता है पोलियो के लक्षण में। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग में वाइटल साइन की निगरानी कब करनी चाहिए? तो वाइटल साइन की निगरानी कब करनी चाहिए? नियमित अंतराल पर या रोगी की स्थिति के अनुसार। वाइटल साइन आपके हेल्थ कंडीशन को बताता है, तो एक नियमित अंतराल पर टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए नियमित अंतराल में। ठीक है ना? आगे है यहाँ पे नर्सिंग में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है? पोस्ट ऑपरेटिव मतलब होता है कि सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन, जटिलता क्या क्या हो सकता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में संक्रमण हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, डीवीटी जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, और घाव का खुलना, ये सब पोस्ट ऑपरेटिव में होता है सर्जरी के बाद। जैसे सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा रहता है, जटिलता में रक्तस्राव का खतरा रहता है, डीवीटी होने का खतरा रहता है। ठीक है ना? और घाव जो है सर्जरी हुआ है वहाँ पे स्टिच जो है खुलने का डर रहता है। समझ गए ना? तो ये सब जटिलता होता है। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्वेश्चन क्या क्यों करा रहा हूँ, क्या एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा। जब आपसे एग्जाम में थ्योरी पूछा जाएगा ना तो इसी सब से बेस पूछा जाएगा। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है ना तो गलत कर दीजिएगा, सोच नहीं पाइएगा कि आखिर ये होता क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप वहाँ पे सोच नहीं पाएंगे। तो अगर आप वीडियो को देखते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, एक बार सुबह वीडियो कराता हूँ तब देखें, और एक बार पुनः शाम में उस वीडियो को देखें, ताकि आपके दिमाग में जो सुबह देखे हैं कंप्लीट रूप से नहीं दिमाग में आएगा, तो शाम में दोबारा देखने से वही चीज़ें आपको रिपीट होने से दोबारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? नर्सिंग में वाउंड ड्रेसिंग कितनी बार बदलना चाहिए? तो वाउंड ड्रेसिंग कितनी बार बदलना चाहिए? तो घाव के प्रकार और डॉक्टर के सलाह के अनुसार जितनी बार ज़रूरी हो बदलना चाहिए। नवजात शिशु का समान तापमान कितना होता है? नवजात जो शिशु होते हैं, नए नए बच्चा जन्म लेता है, उसका समान तापमान कितना होता है ये पूछ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, मैं तो कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो नॉर्मल आपको बेसिकली जो होता है ना नॉर्मल टेम्परेचर, वही होता है। नर्सिंग में पेशेंट एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है? तो अगर पेशेंट को एजुकेशन देना हो, शिक्षा देना हो, तो सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जब रोगी शांत से सुन सकता हो और ध्यान केंद्रित कर सकता हो, आप उस समय का चयन कर सकते हैं। जब मरीज में कोई जो है जल्दबाजी ना हो, मरीज शांत हो और आराम से ध्यान केंद्रित कर सकता हो, उस समय आप समय का चयन कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है? HIV संक्रमित रोगी के लिए कौन सी नर्सिंग देखभाल आवश्यक होती है? तो HIV संक्रमित जो रोगी होते हैं उनके लिए नर्सिंग देखभाल में संक्रमण का नियंत्रण, पोषण और मनोवैज्ञानिक सहायता। क्योंकि जैसे ही लगता है व्यक्ति को कि कुछ ऐसे बीमारी है जो काफ़ी खतरनाक वाला है, तो व्यक्ति घबराने लगता है। तो उससे बचाने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। HIV संक्रमित है तो अच्छे पोषण की ज़रूरत होगी, संक्रमण नियंत्रण की, ये सब देखभाल ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। आगे है नर्सिंग में इरिगेशन का क्या मतलब है? तो नर्सिंग में इरिगेशन का मतलब होता है धोना, साफ करना। ठीक है? तो घाव या शरीर के हिस्से को साफ करने के लिए तरल का प्रवाह, जैसे हम पानी का फव्वारा मारें किसी चीज़ को साफ करने के लिए, धोने के लिए, तो इरिगेशन एक प्रकार के साफ करना या धोने को बोलते हैं, जो एक तरल के प्रवाह के द्वारा होता है। ठीक है ना? लिक्विड के फ्लो के द्वारा। जैसे पेट के इरिगेशन करना हो, पेट को धोना हो, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? इरिगेशन का अलग अलग इरिगेशन होता है। जैसे महिला के अगर वेजिनल इरिगेशन करना हो, वेजिना को साफ करना हो संक्रमण से बचाने के लिए, तो वेजिनल इरिगेशन भी होता है। ठीक है ना? रक्त समूह ABO प्रणाली में कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता है कुल 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ठीक है ना? ABO
समझ गए। नर्सिंग में एपनिया का क्या अर्थ होता है? देखिए, एपनिया होता है ए फॉर अब्सेंस होता है। ए मतलब क्या होता है? अब्सेंस। अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थित, और पिनिया का मतलब होता है श्वसन से रिलेटेड। तो एपनिया का मतलब होता है सांस लेने में अस्थायी रूप से रुकावट होना या श्वास का रुक जाना, यही जो है आपका एपनिया होता है। ठीक है। आगे है, नर्सिंग में ऑक्सीजन थेरेपी कौन से प्रकार के होते हैं? तो ऑक्सीजन थेरेपी मतलब जो ऑक्सीजन दिया जाता है मरीज को, तो कितने प्रकार से? तो एक होता है हम नोज कैनुला लगा देते हैं मरीज में, एक मास्क ऑक्सीजन थेरेपी होता है, एक वेंटिलेटर होता है जो आप लोग को पता होता है, वेंट पर जब मरीज रहता है तो उसको मुंह में एक ट्यूब लगा के जो है उसको क्या किया जाता है, वेंटिलेटर पर व्यक्ति को रखा जाता है। एक मास्क ऑक्सीजन थेरेपी मास्क के जरिए दिया जाता है, एक कैनुला नोज कैनुला के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब देने का तरीका है ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो नर्सिंग में ड्रेसिंग के लिए स्टरलाइज तकनीक क्यों आवश्यक है? तो सर्जरी हो, ड्रेसिंग हो, उसमें स्टरलाइज तकनीक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कीटाणु को जड़ सहित निपटा देना, जड़ सहित साफ कर देना। तो स्टरलाइज तकनीक जो होता है संक्रमण रोकने के लिए होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, नर्सिंग में हेल्थ एजुकेशन किससे कहते हैं? तो हेल्थ एजुकेशन होता है रोगी और समुदाय को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता करना। हेल्थ एजुकेशन के मतलब क्या होता है कि लोगों को हेल्थ के बारे में बताना, जागरूकता करना, बीमारियों के बारे में बताना, बीमारी से कैसे रोकथाम करना है, कैसे निपटना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। हेल्थ एजुकेशन यही ना होता है। ठीक है। हाइपोक्सिया के लक्षण क्या होते हैं? हाइपोएक्सिया, कहीं भी आप लोग देखिएगा हाइपो लिखा होगा, समझ जाइएगा हाइपो का मतलब कम होता है, और जहाँ अगर हाइपर लिखा होगा हाइपर, तो हाइपर का मतलब अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या है? हाइपो है। तो हाइपो का मतलब क्या मैंने बताया? कम। और ऑक्सिया ऑक्सीजन को बताता है, यानी ऑक्सीजन का कम होना, यह हाइपोक्सिया होता है। और खुद समझिए जब हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कमेगा बॉडी में, तो क्या होगा? शरीर नीला पड़ने लगेगा, सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, चक्कर आने लगेगी। ठीक है ना। तो ये सब हाइपोक्सिया के लक्षण होते हैं। आगे है, नर्सिंग में फ्लूइड थेरेपी का क्या उद्देश्य होता है? तो फ्लूइड थेरेपी का उद्देश्य क्या होता है? तरल उपचार। तरल उपचार का क्या उद्देश्य है कि शरीर में तरल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखना। अगर बॉडी में हमारे तरल कमी हो जाएगा, फ्लूइड कमी हो जाएगा, तो उसके लिए हम आईवी कैनुला से देखते हैं, फ्लूइड वलूइड देते हैं, एनीमा वगैरह देते हैं। तो ये शरीर में क्या करता है? पानी के कमी, तरल के कमी, इलेक्ट्रोलाइट के कमी को पूरा करता है फ्लूइड थेरेपी। ठीक है ना। नर्सिंग में होम केयर का क्या महत्व है? तो होम केयर का महत्व होता है कि रोगी को घर पर उचित देखभाल प्रदान करना। होम केयर आप लोग सुने होंगे कि होम केयर, होम केयर। तो जो धनिक मनिक लोग होते हैं वो ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रख पाते हैं अपने पेशेंट को, तो होम केयर सुविधा ही ले लेते हैं, और होम केयर घर पर मरीजों को देखभाल करने की एक जो है व्यवस्था होती है। ठीक है ना। तो यही जो है होम केयर होता है। ठीक है। आगे है माय डियर, यहाँ पे नर्सिंग में सेफ्टी प्रिकॉशन के उदाहरण क्या है? सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है ना। सेफ्टी प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब मानक जो सुरक्षा के लिए ध्यान में रख कर किया गया हो। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि जो अगर हॉस्पिटल है, घर है, तो मरीज के हिसाब से सेफ्टी प्रिकॉशन कैसा होना चाहिए? तो जो फर्श हो वो आपका बिल्कुल क्या हो? फिसलन रहित हो। फिसलन वाला होगा तो मरीज चलेगा, फिसल जाएगा, गिर जाएगा, तो उससे भी नुकसान होगा। तो सुरक्षित मानक में फिसलन रहित फर्श होना चाहिए, आग की सुरक्षा होनी चाहिए, उचित उपकरण होनी चाहिए। ये सब अस्पताल में सेफ्टी प्रिकॉशन काफ़ी महत्वपूर्ण रखा जाता है। हर एक अस्पताल में फायर के लिए देखते होइएगा, फायर जो है एक्सटिंग्विशर लगा होता है। ठीक है ना। और फिसलन रहित फर्श बनाया जाता है, उचित उपकरण होता है। ये सब सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। आगे है, इनटेक आउटपुट क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? नर्सिंग के क्षेत्र में जब देखभाल करते हैं तो इनटेक आउटपुट क्यों जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? तो इनटेक मतलब होता है जो मरीज अंदर लेता है, और आउटपुट होता है जो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है ना।
तो शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन का आकलन करने के लिए इनटेक आउटपुट ज़रूरी है कि मरीज अगर तरल ले रहा है तो बाद में वो कितना आउटपुट यूरिन दे रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़रूरी होता है संतुलन के लिए आकलन करना इनटेक आउटपुट का। ओके। नर्सिंग में न्यूट्रिशन में प्रोटीन का क्या कार्य है, यानी जब हम कोई पोषण लेते हैं, आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन का क्या काम है। भोजन में सीधा समझिए कि प्रोटीन का क्या काम है। तो प्रोटीन का काम है, यह ऊतकों को मरम्मत करता है, विकास करता है। क्षतिग्रस्त ऊतक जो भी होता है ना, उसको मरम्मत करके उसको विकास करने का काम करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रोटीन के कार्य निम्न में से कौन से है, ऑप्शन देगा ऊतकों का विकास, ऊतकों का ऊर्जा देना, ऊतकों का जो है मतलब ऐसे कर कर के ऑप्शन देगा। तो अगर ऊतक के मरम्मत और विकास रहेगा जो, तो आप उस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग में पेशेंट कंप्लेंस क्या अर्थ है। तो पेशेंट कंप्लायंस का अर्थ होता है रोगी द्वारा चिकित्सा निर्देश का पालन करना। तो पेशेंट कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो रोगी है, रोगी को जो डॉक्टर निर्देश दिए हैं उसका पालन करना पेशेंट कंप्लायंस कहलाता है। समझ गए। आगे है, अब मान के एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेशेंट कंप्लायंस का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा कि रोगी द्वारा डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना। तो आप पढ़े रहेंगे, पता है कि पेशेंट कंप्लायंस क्या होता है, टिक मार देंगे। समझ गए। नर्सिंग में हैंड वॉशिंग के सही तरीके क्या है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में हैंड वॉशिंग का सही तरीका है साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से धोना चाहिए। ऐसे WHO तो 20 से 30 सेकेंड मानता है सही समय, 30 सेकेंड तक, लेकिन 20 सेकेंड तक कम से कम अच्छी तरीक़ा से धोना चाहिए। आगे है, नर्सिंग में ऑटोक्लेविंग किस लिए किया जाता है। ऑटोक्लेविंग, तो ऑटोक्लेविंग जो होता है यह उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। ऑटोक्लेविंग में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और दबाव के ऊपर किसी भी उपकरण को स्टरलाइज किया जाता है। जैसे कोई सर्जिकल इक्विपमेंट है, सर्जरी हो गया है, तो ऐसा थोड़ी ना है पानी से धो देंगे और फिर जो है उसका इस्तेमाल दूसरे मरीज के लिए करेंगे। पानी से धोंगे तो कंप्लीट वह विसंक्रमण नहीं होगा, उस पर कुछ न कुछ अंश रहेगा ही अगर नॉर्मल पानी से धोएंगे तो इसलिए स्टरलाइज जो है ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उसमें जो है दबाव होता है, और वो क्या करता है बेसिकली 121 सेंटीग्रेड का दबाव होता है और 15 पास्कल का इतना टेम्परेचर होता है और इतना दबाव होता है, और जो है उपकरण को इस पर स्टरलाइज किया जाता है और तब जो है फिर उस उपकरण का इस्तेमाल दूसरे मरीज के लिए किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना। नर्सिंग में इन्फॉर्म कंसेंट कब आवश्यक होता है। हम आपको पढ़ाए हैं इससे पहले वीडियो में कि इन्फॉर्म कंसेंट जो है क्या होता है, कब ज़रूरी पड़ता है, इसमें क्या पालन करना चाहिए। तो इन्फॉर्म कंसेंट में होता यह है कि यह कब आवश्यकता पड़ता है, तो जब कोई चिकित्सीय प्रक्रिया या परीक्षण किया जाता है। हम मरीज से सहमति पत्र कब लेते हैं, सूचना पत्र कब लेते हैं, तो जब कोई सर्जरी वगैरह होना हो, कोई मेडिकल प्रोसीजर हो या कोई टेस्ट वगैरह हो जहाँ पे मरीज के जोखिम वाला हो, तो उसमें हम जो है इसका उपयोग करते हैं इन्फॉर्म कंसेंट का, ठीक है। नर्सिंग में सेप्सिस क्या है। सेप्सिस क्या है, तो सेप्सिस होता है शरीर में संक्रमण के कारण होने वाला सूजन। तो सेप्सिस होता है जो संक्रमण को बताता है, संक्रमण के कारण जो होता है सूजन, उसको सेप्सिस कहते हैं हम लोग। नर्सिंग में पेन मैनेजमेंट के मुख्य तरीके क्या है। तो पेन मैनेजमेंट का, दर्द के प्रबंध का मुख्य तरीका है दवाई दीजिए, आराम करवाइए और मानसिक रूप से सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए। तो पेन मैनेजमेंट यही होता है। आगे है, नर्सिंग में ECG का उपयोग किस लिए होता है। तो ECG का उपयोग होता है हृदय की विद्युत गतिविधि देखने के लिए। जो ECG होता है ना, यह हार्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ECG का फुल फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है ECG का फुल फॉर्म। तो ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, याद रख लीजिए। और अगर इको के बारे में पूछे कि इको का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इकोकार्डियोग्राफी होता है। समझ गए, याद रखिएगा। तो ECG का इस्तेमाल किया जाता है हृदय के जांच के लिए, हार्ट के जांच के लिए। नर्सिंग में पेशेंट सेफ्टी के लिए क्या उपाय करें। तो पेशेंट मरीज के सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, गिरने से बचाइए, दवाओं का सही सेवन करना, पर्यवेक्षण यानी हमेशा सुपरविजन करना, ये पेशेंट सेफ्टी के लिए आवश्यक उपाय है। आगे है, नर्सिंग में
प्री ऑपरेटिव केयर में क्या शामिल है। प्री ऑपरेटिव मतलब होता है प्रोसीजर से, मरीज के कोई भी प्रोसीजर होने से पहले के देखभाल। तो प्री ऑपरेटिव में क्या शामिल होता है देख लीजिए। प्री ऑपरेटिव में शामिल होता है रोगी की जांच, तैयारी करना और मानसिक समर्थन देना। अगर सर्जरी होना है तो सर्जरी से पहले पूर्ण जांच होता है मरीज का, फिर उसे तैयार करते हैं, कपड़ा वगैरह पहनाते हैं सर्जरी का, और कंप्लीट मेंटली सपोर्ट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सहारा देते हैं, समझ रहे हैं ना। नियोनेंटल केयर में सबसे ज़रूरी क्या है। नियोनेंटल केयर यानी बच्चे की देखभाल, नवजात बच्चे की देखभाल में सबसे ज़रूरी क्या है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उससे देखभाल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उसके ताप को नियंत्रण करें और उसके पोषण को ख्याल रखें, नियोनेंट का, समझ गए। आगे है नर्सिंग में यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बाद देखभाल क्या है। अगर हम किसी मरीज को यूरिन कैथेटर लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं बता चुके हैं। अब यूरिन कैथेटर लगाते हैं तो उसमें क्या देखभाल करते हैं। तो यूरिन कैथेटर लगाते हैं तो पहले तो स्वच्छता के देखभाल ध्यान रखते हैं कि स्वच्छ रहे, चीज़ें अच्छी तरीक़ा से रहे। संक्रमण का बचाव करते हैं, चूँकि यूरिनरी कैथेटर लगाए हैं, साफ़ सुथरा अगर नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। और मूत्र का निगरानी करते हैं कि मूत्र उस कैथेटर से सही से आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। आगे है नर्सिंग में स्टराइल ग्लव्स का उपयोग कब किया जाता है। तो स्टराइल ग्लव्स का उपयोग किया जाता है स्टेराइल प्रक्रिया के दौरान, यानी कोई प्रक्रिया करना हो, प्रोसीजर करना हो तो ग्लव्स वगैरह देखते हैं ना सर्जरी के दौरान पहनना जाता है, तो वही चीज़ें हैं। नर्सिंग में पेडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन से टीके आते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में बच्चे को जो टीकाकरण सारणी होता है उसमें बहुत सारे टीके हैं। कुछ मुख्य रूप से जो टीके हैं जैसे बीसीजी है, ओपीवी है, डीपीटी है, एमएमआर है, एचपीवी है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण टीका है जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे तो बहुत सारे टीके हैं। आगे है यहाँ पे नर्सिंग में डिस्चार्ज प्लानिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो डिस्चार्ज मतलब होता है छुट्टी, प्लानिंग मतलब योजना, यानी छुट्टी का योजना, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो रोगी की स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करना। जब डिस्चार्ज प्लानिंग आप बनाते हैं तो आपको मरीज के लिए एक अच्छे हेल्दी लाइफ स्टाइल सुनिश्चित करना पड़ता है, तभी आप डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं। अगर मरीज अभी पूर्ण तरीक़ा से ठीक नहीं है तो आप डिस्चार्ज का प्लान नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा जाता है, मतलब हम जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं मरीज का तो उसमें क्या लिखा जाता है। तो बेसिकली रोगी का देखभाल, क्या क्या चीज़ चला है, नाम वगैरह तो होता ही है जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसमें लिखा जाता है रोगी का देखभाल, केयर कैसे कैसे किया गया है, कौन कौन सा दवाई चला है, दवाई का क्या फल रहा है और क्या परिवर्तन दिखा है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में होता है, रिकॉर्ड होता है, समझ गए ना। आगे है यहाँ पे देख लीजिए रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के लक्षण क्या है। श्वास से जुड़ी हुई समस्या, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो श्वसन कष्ट में जो लक्षण होते हैं, तेज सांस चलना, नाक फैलना, नीला पड़ना, चूँकि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, श्वसन कष्ट है, तो श्वसन कष्ट में सांस तेज चलना, नाक फैलना, शरीर नीला पड़ना, ये सब होने लगता है। नर्सिंग में पेशेंट राइट्स में क्या शामिल है। तो मरीज के जो अधिकार है, अपना कानूनी अधिकार है, उसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको सम्मान मिलना चाहिए। आप रोगी के साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं, उसको सम्मान ज़रूरी है। गोपनीयता, चीज़ें के बारे में कॉन्फिडेंशियल होना ज़रूरी है। सूचनात्मक अधिकार, जो भी आप उसके साथ करने जा रहे हैं प्रोसीजर, आप उसको सूचना देकर करेंगे, आप अपने मन से नहीं करेंगे, ठीक है ना। नर्सिंग में नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है अस्पताल में होने वाला संक्रमण। अस्पताल से प्राप्त संक्रमण को अस्पताल जनित नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं, ठीक है। आगे है नर्सिंग में देख लीजिए यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। थर्मो रेगुलेशन, तो थर्मो रेगुलेशन होता है कि शरीर के ताप को नियंत्रण करना। रेगुलेशन मतलब होता है नियंत्रण, ताप मतलब, थर्मो मतलब होता है ताप, ताप का नियंत्रण। तो शरीर के ताप का नियंत्रण करना ही थर्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। बीएलएस में क्या आता है। तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में सीपीआर आता है,
वेंटिलेशन आता है और फर्स्ट एड आता है, प्राथमिक उपचार। ये सब बेसिक लाइफ को सपोर्ट करने का बेसिक तरीका है, ठीक है। आगे है पोस्चुरल ड्रेनेज किस लिए किया जाता है। तो पोस्चुरल ड्रेनेज किस लिए किया जाता है, नर्सिंग के क्षेत्र में पोस्चुरल ड्रेनेज किस लिए किया जाता है, देख लीजिए किस लिए किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे पोस्चुरल ड्रेनेज फेफड़ा से बलगम निकालने के लिए किया जाता है। फेफड़ा में जो चीज़ें भरा होता है, तरल वगैरह, पस वगैरह, तो उसको निकालने के लिए हम लोग पोस्चुरल ड्रेनेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे है पेशेंट असेसमेंट का मुख्य भाग क्या है, यानी मरीज का हम आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे तो उसका मुख्य भाग क्या है। उसका मुख्य भाग है कि आप पेशेंट का हिस्ट्री ले, शारीरिक परीक्षण करें, नैदानिक परीक्षण करें। ये सब पेशेंट असेसमेंट का मुख्य भाग है, मुख्य बातें हैं, समझ रहे हैं। आगे है नर्सिंग में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के लक्षण क्या है, यानी ऑक्सीजन से होने वाला दुष्प्रभाव, विषाक्तता के लक्षण क्या है। सांस फूलना, छाती में दर्द होना, कमजोरी होना। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के लक्षण होता है कि सांस फूलेगा, छाती में दर्द होगा, कमजोरी होगा, ये सब दिखने लगता है। आगे है नर्सिंग में सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस क्या है। तो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस एक बार उपयोग वाले सुई का उपयोग और निपटान। तो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप जिस मरीज को एक इंजेक्शन लगा दिए हैं, सुई लगा दिए हैं, उसका उपयोग दोबारा किसी दूसरे मरीज में नहीं कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से डिस्पोज करना ही सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस होता है। नर्सिंग में पेशेंट मोबिलिटी क्यों ज़रूरी है। तो पेशेंट मोबिलिटी जो होता है, मरीज की गतिशीलता, इससे जटिलताओं से बचने के लिए, अगर मरीज को आप एक ही स्थिति में छोड़ दीजिएगा, जहाँ है वहीं पर छोड़ दीजिएगा, तो फिर उससे जटिलता बढ़ते जाता है। तो मोबिलिटी गतिशीलता प्रदान करता है मरीज में, जो जटिलता से बचाता है, समझ रहे हैं ना। आगे है नर्सिंग में पैलिएटिव केयर क्या है। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है अनारोग्य रोगियों का आराम देने वाला देखभाल, यानी ऐसा रोग जो ख़त्म नहीं होने वाला हो या वृद्ध व्यक्ति हो तो उसको आराम देने वाला देखभाल, ठीक है ना। यही आपका पैलिएटिव केयर होता है, जहाँ पे वृद्ध व्यक्तियों को देखभाल ज़्यादातर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या मतलब होगा, एग्ज़ाम में आएगा। देखिए होता क्या है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं होता, जानकारी ही नहीं होता है। तो आप एक एक वर्ड अगर समझे रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम में जाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप उसमें क्वेश्चन में से कोई भी एक वर्ड अगर समझ जाते हैं तो आप आंसर को रिलेट कर लेंगे कि ओ इसका मतलब ये होता है, तो हो सकता है इसका आंसर ये हो, तो संभावना ज़्यादा होता है। और जहाँ पे आप बिल्कुल क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे हैं तो आंसर तो गलत मारेंगे ही मारेंगे। तो चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, अगर आप समझते हैं तो आराम से जो है टिक मार देंगे। तो क्वेश्चन यही सबसे ना आता है तोड़ मरोड़ के, तो आप आराम से जवाब दे पाएंगे। आगे देखिए डायबिटिक फुट केयर के क्या नियम हैं। तो डायबिटिक फुट केयर का नियम है रोज़ाना पैर की जांच करें, साफ़ सफाई करें, सही जूते का इस्तेमाल करें, ताकि पैर में अगर ठेस लगे, चोट लगे तो उससे घाव ना बने, ठीक है, क्योंकि घाव बनने से डायबिटिक पेशेंट को बहुत मुश्किल हो जाता है। नर्सिंग में न्यूट्रिशन इन ट्यूबरकुलोसिस कैसा होना चाहिए। न्यूट्रिशन इन ट्यूबरकुलोसिस का मतलब है कि टीबी में मरीजों का पोषण कैसा होना चाहिए। तो जब टीबी हो मरीज को तो हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी से भरपूर जो है हम भोजन देंगे, क्योंकि टीबी में मरीज का इन्फेक्शन रहता है, तो शरीर से लड़ने के लिए अच्छा भोजन देंगे, तभी तो शरीर थोड़ा सा मजबूत होगा, लड़ेगा इन्फेक्शन से। तो टीबी वाले मरीजों को हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी वाला भोजन देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी को मान गए किडनी का मरीज है, लीवर का मरीज है, तो उससे हम लोग कम प्रोटीन वाला भोजन देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, यानी डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण के क्या चिन्ह लक्षण होते हैं। तो निर्जलीकरण के लक्षण जो होते हैं, त्वचा सूखी सूखी हो जाएगा, मूत्र कम आएगा और चक्कर आएगा, तो ये सब जल कमी के कारण होता है।
प्राइमरी सर्वे में क्या जांचते हैं, यानी प्राथमिक जो सर्वे होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसमें क्या जांचते हैं। तो प्राथमिक सर्वे, प्राइमरी सर्वे किसी मरीज पर हम करते हैं, उसमें फर्स्ट जो होता है ABC का जांच करते हैं, यानी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये 3 चीज़ का जांच करते हैं, जहाँ पे वायु मार्ग देखते हैं, श्वसन की क्रिया देखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन 3 चीज़ों को प्राइमरी सर्वे में देखते हैं। आगे है नर्सिंग में जेरिएट्रिक केयर में विशेष ध्यान किस बात पर देना चाहिए। तो जेरिएट्रिक केयर का मतलब होता है वृद्ध व्यक्तियों को देखभाल करना, समझ गए ना, वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल से जुड़ा हुआ यह केयर होता है। तो इस पर जो हम ध्यान देते हैं वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल में, विशेषकर पोषण पर ध्यान देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, दवा के प्रबंध पर ध्यान देते हैं। चूँकि एक वृद्ध व्यक्ति है, आप उसको सही पोषण नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा, शरीर में ताकत नहीं मिलेगा। मानसिक मेंटल रूप से सपोर्ट करना वृद्ध व्यक्तियों को ज़रूरी हो जाता है इस समय। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आगे है, देख लीजिए यहाँ पे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो कहीं भी सबसे प्रभावी, सबसे प्राइमरी अगर इन्फेक्शन कंट्रोल का कोई तरीका पूछे तो हैंड वॉशिंग, हाथ धोना होता है, ठीक है ना। आगे है, नर्सिंग में पेशेंट कंफर्ट्स मेजर क्या होता है। तो मरीज के आरामदायक के लिए जो मेजर होते हैं, सही पोजीशनिंग, दर्द का नियंत्रण, साफ सफाई, यह एक मरीज के लिए कंफर्ट मेजर होता है, जहाँ पे हम सही पोजीशन, दर्द का नियंत्रण, साफ सफाई करके मरीज को आरामदायक सुविधा हम लोग दे सकते हैं। समझ रहे बात को। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन को मापने वाला उपकरण क्या है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन को मापने वाला, यानी ऑक्सीजन संतृप्त कितना % ऑक्सीजन बॉडी में अवेलेबल है, मापने वाला जो उपकरण है उसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, उंगली में लगा के जो मापते हैं। नर्सिंग में टाइप ऑफ शॉक कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ शॉक मैं कल भी बताया था, हाइपोवॉल्मिक शॉक तरल के कमी के कारण लगता है, कार्डियोजेनिक शॉक हृदय से संबंधित समस्या के कारण लगता है, सेप्टिक शॉक होता है जो विभिन्न संक्रमण, एनाफाइलेटिक होता है जो विभिन्न एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाउंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरने के चरण। तो घाव भरने के कौन कौन से चरण होते हैं। पहला होता है हेमोस्टेसिस, दूसरा इन्फ्लामेशन, तीसरा प्रोलिफ्रेशन एंड उसके बाद मैचुरेशन। आपसे एग्जाम में पूछेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि घाव भरने के तीसरा चरण कौन सा होता है। तो प्रोलिफ्रेशन, प्रोलिफ्रेशन, प्रोलिफरेशन तीसरा चरण है, मैचुरेशन चौथा चरण है, दूसरा है इन्फ्लामेशन, पहला है होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये घाव भरने का तीसरा चरण प्रोलिफरेशन, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे है फिजिकल रेस्ट्रेंट का उपयोग कब किया जाता है। तो फिजिकल रेस्ट्रेंट का उपयोग कब किया जाता है। तो रोगी की सुरक्षा के लिए, जब वह स्वयं या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिजिकल रेस्ट्रेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब रोगी की सुरक्षा के लिए करते हैं, जब वह स्वयं या दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। मान गए कोई मेंटल हेल्थ वाला पेशेंट है तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है या उसके सामने जो आ जाएगा उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिजिकल रेस्ट्रेंट्स का उपयोग मरीज के खुद के लिए या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, उससे बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नर्सिंग में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या नियम है। तो बेसिकली 5 नियम है। सही रोगी, सही दवा, सही मात्रा, सही मार्ग और सही समय। तो ये 5 नियम है। वैसे तो अब 10 रूल्स आ गया है, लेकिन ये 5 रूल्स जो चलते आ रहा है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, सही रोगी होना, फिर सही दवाई देना, सही मात्रा में देना, सही मार्ग से देना और सही समय पर देना, ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूल्स है, ठीक है। आगे है नर्सिंग में हैंड हाइजीन, यानी हाथ की स्वच्छता के समय कौन से मौके होते हैं। मरीज को छूने से पहले और बाद में, सुई लगाने से पहले, लगाने के बाद। मतलब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं ना, तो प्रोसीजर करने से पहले और करने के बाद दोनों कंडीशन में हम जो है हाथ की स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण क्या हो सकते हैं। मान गए हमारे बॉडी में जो मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट में विभिन्न आयन है, जैसे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, ये सब आयन जो हमारे बॉडी में उपस्थित है ये इलेक्ट्रोलाइट में सम्मिलित है। तो अगर इसके इम्बैलेंस के कारण क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो इसके कारण से क्या हो सकता है हमें, तो हमें यही होगा कि निर्जलीकरण होगा, किडनी का रोग होगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है कारण बनता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का कारण निर्जलीकरण, किडनी रोग और कुछ दवा है जिसके इफ़ेक्ट से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, समझ गए। आगे है नर्सिंग में बेसिक इमरजेंसी केयर के कौन से चरण होते हैं। तो बेसिक इमरजेंसी के जो चरण होते हैं कि पहले आप स्थिति का मूल्यांकन करते हैं कि पेशेंट में क्या है, क्या हुआ है, मूल्यांकन। फिर फर्स्ट एड करते हैं जीवन बचाने के लिए, और फिर अगर ना हो तो उसे रेफरल कर देते हैं। तो बेसिक इमरजेंसी केयर में अगर आपके पास मरीज आ जाए तो आप मूल्यांकन करते हैं कि क्या हुआ है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, देन रेफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नर्सिंग में सीजर के दौरान क्या करना चाहिए। जब सीजर आए, दौरा आए तो क्या करना चाहिए। तो दौरा के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करें, चाबुक न देना, डॉक्टर को सूचित करना। तो सीजर के लिए मरीज को बिल्कुल आराम, ज़्यादा उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को ख्याल रखते हैं। नर्सिंग में ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए सही स्थिति क्या है। यानी हमें अगर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का प्रबंधन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा सही स्थिति है। तो रोगी को आराम में रहने दें और हाथ हृदय के स्तर पर हो। जो हाथ है, हाथ को हार्ट पर रखे, इस स्तर पर हो। तो ये ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में होना चाहिए। आगे है हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ क्या है। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी क्या है। तो हेल्थ को बढ़ावा देने वाला एक्टिविटी ही हेल्थ प्रमोशन एक्टिव होगा। तो टीकाकरण, पोषण शिक्षा, स्वच्छता अभियान, ये सारे के सारे आपको हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट कर सकता है, बढ़ा सकता है, समझ गए ना। इसीलिए इसे हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ कहा जाता है। किसको, टीकाकरण को, पोषण शिक्षा को, स्वच्छता अभियान को। बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोग को ये अच्छा नहीं लगता हो तो आप बेहिचक जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं इसको बंद करके और जो आपको आता है वही मैं कराता रहूँगा। आप बोलेंगे तो मैं वही कराऊँगा। मेरा ये सीधा कराने का मतलब है कि आपका थ्योरी बेस को थोड़ा सा ठीक किया जाए, ताकि एग्ज़ाम में जाए और अटपटा सा क्वेश्चन लगे तो आप चीज़ों को समझ सके कि वो इसका मतलब तो ये होता है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। थ्योरी मजबूत मैं देखता हूँ एएनएम में कैंडिडेट में 70% एएनएम कैंडिडेट बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। उनको मेडिकल चीज़ों के बारे में, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। हकीकत में बता रहा हूँ, इसलिए सब कराना ज़रूरी पड़ता है, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए। आगे है, कहता है कि नर्सिंग में न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल कौन कौन से हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेट का फुल फॉर्म इसे बोलते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल्स, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो होता है बीएमआई होता है, आहार आहार इतिहास होता है, शारीरिक मापन होता है। आप इन सब के जरिए अपने न्यूट्रिशनल आकलन कर सकते हैं। बीएमआई, ठीक है ना, बॉडी मास इंडेक्स, आहार का इतिहास, शारीरिक मेजरमेंट, ये सब के जरिए आप न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल्स है ये सब, ठीक है ना। आगे है नर्सिंग में रिस्पायरेटरी रेट कैसे मापते हैं, श्वसन की दर कैसे मापते हैं। तो छाती के उठने बैठने की गिनती को करते हैं। यानी छाती के उठने बैठने की गिनती का मतलब समझ रहे हैं ना, कि छाती जब हम श्वसन लेते हैं तो देखते होइएगा कि छाती जो है आपका क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। तो उसको ही हम गिनते हैं कि 1 मिनट में कितना ऊपर नीचे हो रहा है, वो समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल में आइसोलेशन का क्या महत्व है। तो देखिए आइसोलेशन होता है पृथक्करण, और यह इन्फेक्शन कंट्रोल में काफ़ी प्रभावी यह तरीका है
जिसमें अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको अलग एक वार्ड में रखा जाता है, पृथक अलग करके। वही आइसोलेशन होता है, पृथकीकरण, जिसमें मरीज को जैसे टीबी वाला होता है उसको टीबी वार्ड में, ठीक है ना, डेंगू वाले को डेंगू वार्ड में। तो ये बेसिकली एक अलग पृथक करके वार्ड बनाया होता है जहाँ पे मरीज को आइसोलेट करते हैं, अलग रखते हैं सबसे, ठीक है ना, जो संक्रमण फैलने से रोकता है। आगे है नर्सिंग में पेशेंट राइट को कैसे सुरक्षित रखें। तो जो पेशेंट का अधिकार है उसको सुरक्षित रखने के लिए आप उसके सामान, आप उसके गोपनीयता और उसके जो है जानकारी, ये सब जो है आप जो है क्या करेंगे, पूरा तरीके से बना के रखेंगे, तो ही जो है आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं, नर्सिंग में पेन स्केल उपयोग कैसे किया जाता है। तो पेन स्केल जो होता है रोगी की दर्द और तीव्रता को पूछकर हम पेन स्केल एक पेन मैनेजमेंट का एक तरीका है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पेन का असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। इसमें रोगी से दर्द की तीव्रता पूछते हैं कि कितना तेज दर्द है, ठीक है ना, और कितना जल्दी जल्दी दर्द हो रहा है। नर्सिंग में नेबुलाइजेशन किसे कहते हैं। तो माय डियर, नेबुलाइजेशन का मतलब होता है कि दवाओं को बारीक रूप से बूंदों में बदलकर श्वसन मार्ग में पहुंचाना। यानी नेबुलाइजेशन जो होता है, मरीज क्या करते हैं कि उसको श्वसन के द्वारा इनहेल करते हैं, नेबुलाइज करते हैं, ठीक है ना, जो श्वसन के जरिए जो है अंदर तक जाता है। समझ गए। आगे है यहाँ पे 178 है जो कि देख लीजिए, नर्सिंग में बेसिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से तत्व आवश्यक है। तो बेसिक न्यूट्रिशन में समझ लीजिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होता है हमारे पोषण में। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और कुछ मिनरल्स, खनिज। तो ये 5 चीज़ें ज़रूरी होता है हमें न्यूट्रिशन में, सब न्यूनतम मात्रा में होनी चाहिए। अगर कोई मान के बस साफ फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा भोजन में तो घातक है बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए ये भी घातक है। तो एक न्यूनतम मात्रा है उतना होना चाहिए, आवश्यक है बॉडी के लिए, ये सारे चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। आगे है नर्सिंग में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्या उद्देश्य है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य है मानसिक रोगियों की देखभाल और पुनर्वास। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि मानसिक रोगियों को देखभाल और उसका जो है रिहैबिलिटेशन, जीवन जीने के लिए पुनः उसको जो है ट्रेनिंग करना ही रिहैबिलिटेशन कहलाता है, ठीक है ना। आगे है देखिए, नर्सिंग में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के समान लक्षण क्या है। यानी पेट से संबंधित, आंत से संबंधित होने वाला जो डिसऑर्डर है उसमें लक्षण क्या होते हैं। तो जैसे पेट और आंत का समस्या होता है उसमें मतली, उल्टी, पेट दर्द, कब्ज, ये सब आम बात है, ये सब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नर्सिंग में बर्न इंजरी में प्राथमिक देखभाल क्या है। अगर कोई मरीज जल गया तो फर्स्ट एड उसको क्या हो कर सकते हैं। तो जलने वाले जगह को ठंडे पानी से धोना चाहिए ताकि उसका जो जलन है कम हो सके, ठीक है। नर्सिंग में आईवी थेरेपी के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी को आईवी थेरेपी देते हैं, इंट्रावेन थेरेपी, फ्लूइड वगैरह, कोई पोषण वगैरह, दवाई वगैरह दे रहे हैं आईवी से, तो क्या चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। पहला तो साइट की जांच करते रहे कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो वहाँ पे नहीं है, एम्बोलिज्म तो नहीं बना है। दूसरा, संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास करते रहेंगे और आईवी थेरेपी में सावधानी रखेंगे कि जो दवा है वो सही दवा आप दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं हम लोग। आगे जो है नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मुख्य कार्य क्या है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य कार्य है समुदाय में रोगों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को देना, टीकाकरण करना। तो बेसिकली एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की काम है, याद रखिएगा। पेशेंट मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है। भाई बताइए, पेशेंट मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है। तो रोगियों को स्थिति का लगातार मूल्यांकन करने के लिए, स्थितियों के बारे में जानकारी लेने के लिए पेशेंट का मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। आगे है नर्सिंग में बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS में सबसे पहला कदम क्या है। तो सबसे पहला कदम होता है प्रतिक्रिया का जांचना, प्रतिक्रिया का जांचना कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में मरीज का पहले हम जांच करते हैं, क्योंकि अगर आप CPR देने जाते हैं तो आपको 2-4 चीज़ों को कंफर्म करना पड़ता है कि मरीज का हृदय का धड़कन बंद होना चाहिए, श्वसन बंद होना चाहिए। ये 2 चीज़ अगर बंद है, मरीज अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, कोई आपको जो है, आप जैसे आँख पर हाथ ले जा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, उसके पीठ थपथपा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो जब कोई प्रतिक्रिया ना दे
तो जो है आप BLA से जो है शुरू करते हैं, CPR देना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BLS में पहला कदम प्रतिक्रिया का जांच करना। बर्न इंजरी में प्राथमिक देखभाल यही होता है कि आप ठंडे पानी से धो दें। IV थेरेपी में सावधानी है कि साइट की निगरानी और संक्रमण का रोकथाम करें। समझ रहे हैं ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। चलिए, ये सब चीज़ तो बता दिए हैं। सीजर के समय क्या ना करें। अगर दौरा आए, मरीज में सीजर आए, दौरा आए, तो क्या नहीं करना चाहिए। मुंह में कुछ नहीं डालें। समझ गए ना, सीजर आए, दौरा आए तो मरीज को मुंह में आप कुछ नहीं डालें। BP मापने का सही स्थिति क्या है। हाथ हृदय के स्तर पर रखें। BP मापने के लिए सही स्थिति है हाथ को हृदय के स्तर पर रखें। ठीक है ना। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी क्या है। बढ़ाने के लिए टीकाकरण, पोषण, व्यायाम, स्वच्छता। न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल है BMI, मापन, आहार इतिहास, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। एक चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए कि पेन स्केल क्या है। तो पेन स्केल जो है आपका दर्द का आकलन करने का एक स्केल है, जिसमें 0 से 10 तक एक मापने का तरीका होता है, अंक होता है, जो मरीज को उसके कंडीशन के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नीचे देखेंगे GI डिसऑर्डर है। GI डिसऑर्डर अभी ऊपर बताए हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को ही हम GI शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। IV फ्लूइड देने से पहले क्या करें। अगर हम किसी को इंट्रावेन के माध्यम से फ्लूइड देने हैं तो क्या करेंगे। पहले सही तरल का यूज करेंगे, जो तरल देना हो। मात्रा कितना देंगे, 500, 150, 1000 कितना ml में देना है, मात्रा तय करेंगे। और सही साइट का जांच करेंगे कि कहाँ से हम जो है इसको देंगे। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है काम करना है। बाकी ये सब चीज़ करा दिए हैं, और आपको मैं आज फिर से 100 क्वेश्चन कराया हूँ, और इससे आगे हम लोग फिर अब कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।